Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। हम बात करेंगे एसडीजी के गोल्स को एजुकेशन के साथ कनेक्ट करने के बारे में। साथ ही हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे जो आया है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को। नेक्स्टली वील बी टॉकिंग अबाउट द मनरेगा। साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट का जो एम्फीबियंस हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है और ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे GRAP, इसकी स्टेज 1 क्या होती है और किस तरीके से दिल्ली की एयर क्वालिटी यहाँ पर गिर रही है। एंड लास्टली वील बी डिस्कसिंग अबाउट मनी बिल। सुप्रीम कोर्ट में 7 बेंचेस बैठने वाली है, 7 जजेस की एक बेंचेस, जो डिसाइड करेगी कि ये जो मनी बिल का रास्ता गवर्नमेंट अपना रही है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। देखिए, सबसे पहले बात की जा रही है अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 17 गोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 169 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं और बात की जा रही है इन सभी टारगेट को हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। ऐसे में कोविड-19 की अगर हम बात करें, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, वीक इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गोल है हमारा ये बहुत पीछे रह चुका है। अब जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सबसे बुरा सेटबैक देखने मिला है इन सारी कंडीशन की वजह से, लेकिन यहीं पर इंडिया एक बहुत अच्छी कंडीशन में इमर्ज होकर आया है डिस्पाइट द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। चाहे हम कोविड-19 की बात करें, इंडिया का एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हमें देखने मिला है और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, इंडिया ने एक बहुत अच्छा कमिटमेंट दिखाया है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर, जहाँ पे इंडिया बात कर रहा है SDG 4 के एक पिलर के बारे में, विच इज़ द क्वालिटी एजुकेशन। इंडिया मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट कर रहा है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एजुकेशन। हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और मोस्टली जो NEP में हमने रिफॉर्म्स रखे हुए हैं हायर एजुकेशन को लेकर, चेंजेस को लेकर, रिसर्च वर्क को लेकर, वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मैच खाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिचुएशन है जहाँ ये बात की जा रही है, जो ग्रेजुएट्स हैं वो हायर एजुकेशन डिग्री के साथ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है। आप देखेंगे लगभग 54% लोग आपको ऐसे देखने मिलेंगे जिनको इसकी वजह से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, और वहीं पर जो 12th पास आउट अकेले हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमें थोड़ा सा कम देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ अगेन जो इकोनॉमी है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट बनता है। ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न जताया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। यूनिवर्सिटी देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रिसर्च यहाँ पे की जा सकती है, टीचिंग स्किल्स को यहाँ पर रिसर्च किया जा सकता है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, साथ ही इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आए जा सकते हैं ग्लोबल चेंजेस के लिए। जैसे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्लीन एनर्जी की, क्लाइमेट चेंज की, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। और यहीं पर जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उसको भी पॉइंट लेकर आया जा रहा है। आप याद रखेंगे, देखिए किस SDG में क्या बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे UPSC डायरेक्ट पूछ लेगा, मैच दी फॉलोइंग, SDG 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, आपको पता होना चाहिए। सो ये देखिए SDG 1 बात कर रहा है प्रिवेंट फ्रॉम दी हंगर, SDG 2 बात कर रहा है ग्लोबल हेल्थ की, SDG 3 बात कर रहा है जेंडर इक्वालिटी की, SDG 5 बात कर रहा है एक डिसेंट वर्क की। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, SDG 8 आपको रिडक्शन इन इक्वालिटी, SDG 10 रिडक्शन इन इक्वालिटीज़ की बात करता हुआ नज़र आएगा। अगर हम SDG 7 की बात करें तो ये क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी की बात कर रहा है। सो ऐसे में हमें देखना होगा कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पर आगे लेकर आया जा सकता है। चलिए, SDG यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये 17 गोल्स का एक सेट है जिसके अंदर आपको लगभग
69 टारगेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक यूनिवर्सल कॉल के रूप में, ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, हमारे प्लानट को प्रोटेक्ट किया जा सके और एक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल को अडॉप्ट किया जा सके बाय 2023। यहाँ पर अर्लियर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो कॉम्प्रीहेंशन कवरेज दिया जा रहा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की भी बात की जा रही है। चलिए हम इन 17 एसडीजीज़ को एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, एसडीजी 1 की बात करें तो ये बात कर रहा है पॉवर्टी को ख़त्म करने के बारे में। एसडीजी 2 की बात करें तो ये ज़ीरो हंगर की बात कर रहा है, फूड सिक्योरिटी लाने की बात कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लाने की बात कर रहा है। इसी तरीके से एसडीजी 3 की बात करें तो ये एक हेल्दी लाइफ और वेलफेयर फॉर ऑल की बात कर रहा है, फॉर एवरीवन इंक्लूसिव ऑफ एवरी एज। एसडीजी 4 की बात करें तो आपको यहाँ पर इक्विटेबल एजुकेशन की बात दिखाई दे रही है। देखिए, आपको रिलेशन बनाना है, पहले तो कोई भी गरीब ना हो, गरीब नहीं होगा तो यहाँ पर हंगर नहीं होगी, हंगर नहीं होगी तो देखिए आपको गुड हेल्थ देखने मिल जाएगी। जब हेल्थ अच्छी होगी तो कोई भी व्यक्ति एजुकेशन लेने के लिए जा सकता है, और एजुकेशन लेने के लिए जब सभी जाएंगे, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी एसडीजी 5। यहीं पर जब सभी बच्चे, सभी लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर सैनिटेशन की बात है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी हेल्थ को मेंटेन भी रखना है। सो एसडीजी 6 बात कर रहा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। पानी अच्छा होगा, खाना पीना अच्छा मिलेगा, सो एक क्लीन एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही है। पढ़ लिख लिए, सब कुछ हो गया, तो अब आपको एक डिसेंट वर्क मिलना ज़रूरी है, और इस डिसेंट वर्क से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, विच इज़ टॉकिंग इन दी एसडीजी 8। इसके बाद जब भी आप इन सारी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्री के इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एसडीजी 9 की। अलॉन्ग विद दैट हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं इन दी एसडीजी 10। सस्टेनेबल सिटीज़ को डेवलप करने की बात की जा रही है एसडीजी 11 में, और एसडीजी 12 में हम एक सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं। वहीं 13 की बात करें तो जितनी भी क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने के लिए तुरंत एक्शन की बात कर रहा है। 14 की बात करें तो ओशन शीन और मरीन रिसोर्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। और एसडीजी 15 की बात करें तो ये सस्टेनेबल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को मेंटेन करने की, प्रोटेक्ट करने की और रीस्टोर करने की बात करेगा। एसडीजी 16 एक पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन या प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा है। और लास्टली एसडीजी 17 यहाँ पर बात कर रहा है एक ग्लोबल पार्टनरशिप की, जिसके तहत इन प्रोग्राम्स को अचीव किया जा सके। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इम्पॉर्टेंस क्यों हो जाता है? देखिए, स्वयं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया है, किसको? एमएस स्वामीनाथन को। मैं एक बहुत छोटी सी इसको इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ से मूव करेंगे एमएस स्वामीनाथन की तरफ। देखिए, यहाँ पर आर्टिकल में लिख के आ रहे हैं कि जो एमएस स्वामीनाथन है एक बहुत बड़े विजनरी हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें एक पूरा का पूरा चेंज ला दिया, और इसी की वजह से जो इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें आपको बूम देखने के लिए मिला। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि स्वामीनाथन जी के पास बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ पर वो एकेडमिकली ब्रिलियंट होने के कारण बहुत प्रॉस्पेरिटी वाली जॉब्स में जा सकते थे, बड़े बड़े एकेडमीज़ और इंस्टीट्यूशन में उनके पास ऑफर थे। लेकिन बंगाल का फैमाइन 1943 देखने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे में ही यंग एज में वो मिले फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से, एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि वो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर आएंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में। देखिए, मोंकोबी संबासिवा स्वामीनाथन, जिन्हें हम एमएस स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह कहे जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इसके पितामह कहे जाते हैं। एमएस स्वामीनाथन की बात करें तो 7 अगस्त 1925 को कुंबाकोनम, तमिलनाडु में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था।
आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दिए हैं। इनकी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी साइंसेज इन एग्रीकल्चर फ्रॉम मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज, और उसके बाद मास्टर डिग्री ली जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा। 1943 में बंगाल का फैमाइन देखने के बाद बहुत सारे जीवन को यहाँ पे समाप्त होते देखने के साथ इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं डेडिकेट करूँगा अपनी पूरी ज़िंदगी को इंडिया के एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को सुधारने के लिए, और उसके अंदर इन्होंने सबसे बड़ा अपना योगदान दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाए थे वो थी हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, जिनमें कीड़े कम लगेंगे, बहुत ज़्यादा फसल होगी और इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बन के आ सकेगा। साथ ही इन्होंने क्रॉप इम्प्रूवमेंट किए, बहुत सारी क्रॉप जैसे वीट क्रॉप्स, राइस क्रॉप्स और पोटैटो। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में काम किया, जो डिजीज़ है उन्हें रेजिस्टेंस बनाने के लिए काम किया, और अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग कंडीशन में ऑल्टरनेटिवली कृषि करने के बारे में सलाह दी। साथ ही इन्होंने यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, कम से कम यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र्स थे उनका यूज़ कम से कम किया गया ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस देखने के लिए मिल सके। साथ ही इन्होंने जो मिलेट्स हैं उनको बहुत प्रमोट किया, कारण क्यों, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, और इंडिया में जिस तरीके की माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हमें देखने मिल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रमोटेड न्यूट्रिशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप जिन्हें हम बोलते हैं मिलेट्स, और ये मिलेट्स ईयर भी चल रहा है। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने सॉइल हेल्थ को लेकर बहुत सारे काम किए, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को यहाँ पे सजेस्ट किया जिससे सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, एक फार्मर को यहाँ पर गाइड किया जा सके ताकि वो किस तरीके से अपनी सॉइल को और प्रोडक्टिव बना सकता है। और इनके इन्हीं प्रयासों के चलते इन्हें 1972 में पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट रेसिपेंट बने वर्ल्ड फूड प्राइज़ के 1987 में। अलॉन्ग विद दैट 1999 में इन्हें ऑनर किया गया एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड फॉर साइंस फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इनको प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड मिला फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क अगेन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अलॉन्ग विद दैट ICGRI ने 2000 में इन्हें इनके काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और साथ ही सन 2000 में ही इनको गांधी पीस प्राइज़, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसको भी दिया गया। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं मनरेगा की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो कि हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए एक सोशल सेक्टर की स्कीम है, यहाँ पर फंड डेफिसिट से ये फेस कर रहा है। 6 महीने से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेफिसिट है वो लगभग 6,140.93 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको इस साल का बजट याद होगा तो मनरेगा के लिए 2023-24 को 60,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जो कि पिछले साल के 73,000 करोड़ से 18% कम था, और इसके पहले भी इसको लगातार कम किया जाता रहा है। क्या हमें इसके बारे में कुछ खास चर्चा करनी है? नहीं, हम डायरेक्टली बात करेंगे मनरेगा की। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम एक फ्लैगशिप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि रूरल अनस्किल्ड एम्प्लॉय को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देता है सीजनल एग्रीकल्चर और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। यहाँ पर लोगों को प्रमोट किया जाता है, नौकरी दी जाती है, ओके, फॉर 100 डेज एटलीस्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस स्कीम की जो शुरुआत है वो 2 फरवरी 2006 को हमें देखने के लिए मिली थी। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए, मनरेगा का जो प्राइमरी गोल है वो प्रत्येक घर से, ठीक है, हर हाउस होल्ड से जो भी एडल्ट मेंबर है, वॉलंटियर है, जो कि मनरेगा में यहाँ पर रजिस्टर्ड है, उसको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। कारण क्यों?
ताकि प्रॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, एक सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके और लोगों को सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके। कवरेज की बात करें तो ये सारे रूरल एरिया को कवर करता है इंडिया में, इंक्लूडिंग द मोस्ट बैकवर्ड एंड रिमोट रीजन ऑल्सो। ये एक डिमांड ड्रिवन है, दैट मीन्स जब भी यहाँ पर किसी रूरल हाउस होल्ड से रिक्वेस्ट आती है दैट दे वांट अ जॉब, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एम्प्लॉयमेंट की एप्लीकेशन आने के 15 दिन के अंदर यहाँ पर उसे फुलफ़िल किया जाए। और अगर इसको एप्लीकेशन के विद इन 15 डेज इसकी फुलफिलमेंट नहीं होती है तो देखिए यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मेजरली ये जो अनस्किल्ड लेबर है, मैनुअल लेबर है, उनकी कंडीशन को ठीक करने के लिए इसको लाया जा रहा है। ऐसे में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, रोड, वाटर कंजर्वेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें मनरेगा से लोगों को लिया जाता है। वेज पेमेंट की बात करें तो ये वीकली बेसिस पे होता है और इट मस्ट बी एटलीस्ट द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि प्रत्येक स्टेट का आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए ये जेंडर इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है और इसमें बात की जा रही है कि कम से कम जितने भी लेबर्स हैं उसमें 1/3 वुमेन ज़रूरी हों। ऑलराइट, अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ग्रास रूट लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, जिसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ओवरऑल एग्जीक्यूशन के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए फॉर ईच एंड एवरी सिंगल स्टेट। अगर हम बात करें यहाँ पर फंड कैसे आता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर फंड एलोकेट करती है इस स्कीम को और इसका जो बजट है वो हर साल में हमारा जो बजट है फाइनेंशियल बजट उसके अंदर इसे सेट किया जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की। क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 of the 5 amphibians are facing extinction threat। देखिए एक नया पेपर यहाँ पर पब्लिश हुआ है जिसके अंदर बात की जा रही है एम्फीबियंस के डिक्लिनेशन के लेकर। यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एम्फीबियंस, जिसमें आप फ्रॉग्स, सैलेमेंडर्स, कैसिलियंस, पूरी दुनिया में देखेंगे तो इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। ओके, अब देखिए जो एम्फीबियंस हैं, स्पेशली अगर हम बात करें रेड लिस्ट की, तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। दूसरी हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लगभग 39% एम्फीबियंस स्पीशीज़ एक्सटेंट होते जा रहे हैं या आसपास के क्षेत्र में जा रहे हैं। कारण क्यों? ह्यूमन इंसर्जेंसी होना, एक्सट्रीम हीट होना, वाइल्ड फायर्स होना, ड्रॉट की कंडीशन हो जाना, हरिकेन्स हो जाना, इन सभी की वजह से ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये अचानक से एस्केप नहीं कर पाते और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है इनके ऊपर पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इनका हो रहा है। हम लगातार जंगलों को काटते जा रहे हैं, पानी की जो टैंक्स हैं, कुएँ हैं और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसे में इन सभी का यहाँ पर थ्रेट हमें लगातार देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर 3 out of every 5 salamander species are threatened because they are extinct due to habitat destruction and climate change। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं IUCN की थ्रेटेंड स्पीशीज़ लिस्ट के बारे में। देखिए IUCN की जो रेड लिस्ट है वो थ्रेटेंड स्पीशीज़, जिन्हें हम यूजुअली IUCN रेड लिस्ट बोलते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस असेसमेंट है, एक टूल है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन से ऐसे प्लांट हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं दुनिया में जिन्हें कंजर्वेशन की आवश्यकता है। इसको मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे आप IUCN बोलते हैं, उसके द्वारा। रेड लिस्ट यहाँ पर असेस करती है एक्सटेंशन रिस्क को एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज़, चाहे हम मैमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, फिश, इनवर्टिब्रेट या प्लांट्स की बात करें। कैटेगरीज़ की बात करें कंजर्वेशन स्टेटस की, तो स्पीशीज़ को यहाँ पर अलग अलग कंजर्वेशन स्टेटस में रखा जाता है, जिस तरीके का एक्सटेंशन ये फेस करते हैं उस हिसाब से। देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ आपको देखने मिल रही हैं। लीस्ट कंसर्न, जिनको करंटली कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं है। एंटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं नियरली थ्रेटेंड की। VU दैट मीन्स वल्नरेबल, यानी मतलब जो ख़त्म होने
के रास्ते पे हैं, फ्यूचर में ख़त्म हो सकती हैं। एंडेंजर्ड जिनके एक्सटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बात करें कि एक्सट्रीम हायर रिस्क है इनके एक्सटेंट होने का। एक्सटेंट इन द वाइल्ड, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट ओनली इन कैप्टिविटी और एज अ नेचुरलाइज पॉपुलेशन आउटसाइड देयर नेटिव रेंज। और लास्टली बात की जा रही है एक्सटेंट, दैट मीन्स यहाँ पर इनका कोई भी इंडिविजुअल अब नहीं बचा है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बहुत ही महत्वपूर्ण नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर दिया गया है ईरानियन एक्टिविस्ट जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, नरगिस मोहम्मदी। इनको ये पीस प्राइज़ मिला है ईरान में वुमेन्स राइट के लिए एडवोकेसी करने को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, ईरान में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर यहाँ महिलाओं को डेथ पेनल्टी दी जाती थी। ऐसे में यहाँ पर वुमेन्स के राइट की बात करना, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करना और डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए इनको 2023 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। अगर हम इनके अर्ली लाइफ की बात करें तो ही इज़ अ क्वालिफाइड इंजीनियर जिनकी फ़िज़िक्स में डिग्री है और इन्होंने महिलाओं और स्टूडेंट्स के राइट के लिए यहाँ आर्टिकल लिखना शुरू किए। एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, पॉलिटिकल व्यूज़ दिए, जिसके कारण इनको बहुत सारे अरेस्ट भी देखने के लिए मिले। लगभग 13 टाइम इनको अरेस्ट किया गया है, 5 कन्विक्शन इनको यहाँ पर मिले हैं और क्यूमुलेटिव सेंटेंस मिली है 31 साल की जो इन्होंने प्रिजन में गुजारी थी। यहाँ तक अकेला नहीं, इनको एक प्रिजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रिजन कहा जाता है, विच इज़ द इवन प्रिजन जो तेहरान में है। इसकी हिस्ट्री रही है कि ये प्रिजनर्स को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ करता है, यहाँ पर भी इनको रखा गया है। 2003 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, जो कि एक शिरीन इबादी कोलैबोरेटेड है, जिसके अंदर इन्होंने नोबेल पीस प्राइज रिसिप्ट इसके बाद इन्हें देखने के लिए मिला। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात कर रहे हैं GRAP के रिपोर्ट के बारे में। बात की जा रही है अगेन नन अदर दैन बट दी दिल्ली की डिट्रोइट कंडीशन के बारे में। पुअर कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जिसके अंदर इसको 212 नंबर मिले हैं पिछले साल के 177 के मुकाबले, पिछले साल नहीं मतलब पिछले दिन के मुकाबले। मतलब ये AQI अगर आपका 201 से 300 के बीच में जाता है तो ये पुअरेस्ट कंडीशन है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं GRAP के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है। ये अगर हम इसकी बात करें तो एक सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स हैं जो कि यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं फ्यूचर डिटोरिएशन ऑफ एयर क्वालिटी वंस इट रीचेस अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड। इसकी अगर हम बात करें तो इसे अप्रूव किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2016 आफ्टर द मैटर ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2017। इसके बाद से अगर हम बात करें तो GRAP एक इम्प्लीमेंट करता है CAQM और यहाँ पर कुछ स्टेजेस बना दी जाती हैं जिसके अंदर एयर क्वालिटी को मेंशन किया जाता है मल्टीपल कैटेगरी के अंदर। सो देखिए, इस अगर कहीं पर यहाँ पर स्टेज 0 की बात की जा रही है तो आपको समझना होगा एयर क्वालिटी बेटर है और यहाँ पर गुड और मॉडरेट कैटेगरी में इसे रखा जाता है। वहीं स्टेज 1 की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी को पुअर कैटेगरी दिया जाता है, जहाँ पर AQI आपको 201 से लेके 300 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं डीजल जनरेशन को लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर रोकने की बात भी की जा सकती है कि एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट यहाँ पर क्रिएट करने की बात की जाएगी। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो इसे वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जहाँ पर आपको AQI देखने मिलेगा 301 से लेके 400 के अंदर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर अब इससे निपटना बहुत ज़रूरी है, कैंसरियस हो सकता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। स्टेज 3 की बात करें तो ये सीवियर कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसके अंदर 401 से लेके आप देखेंगे 450 तक
आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, देखने मिलेंगे। ऐसे में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4 व्हीलर्स पे बहुत सारे एरियाज़ में, और जो भी छोटे प्राइमरी ग्रेड के बच्चे हैं अप टू 5th क्लास इन्हें स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। स्टेज 4 की बात करें तो ये सीवियर प्लस कैटेगरी है, जहाँ पर 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर क्रॉस करता है तो 4 व्हीलर्स पे जितने भी आना जाना है दिल्ली में उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छोड़ के CNG व्हीकल, BS6 डीजल्स और बहुत सारे यहाँ पर जो कमोडिटीज़ हैं इनको अलाउ नहीं किया जाएगा सिटी में ट्रैवल करने के लिए। ऑल राइट, तो अब अगली बार जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए अगर स्टेज 1 दिया है, स्टेज 2 दिया है, स्टेज 3, 4 या फिर 5 तो क्या होगा। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। कैटेगरी मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर और इमरजेंसी की कैटेगरी हमें कब देखने के लिए मिलती है। मॉडरेट टू पुअर में PM 2.5 से 5 आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर गार्बेज बर्निंग को रोक दिया जाता है, हैवी फाइन्स लगा दिए जाते हैं, कुछ ये सारी एक्शंस लिए जाते हैं। वेरी पुअर कैटेगरी में डीजल जेनसेट को रोक दिया जाएगा, पार्किंग फ़ी को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें। इसी तरीके से सीवियर कैटेगरी की बात करें तो स्टोन क्रशर को बंद कर दिया जाएगा, पावर प्लांट्स को यहाँ पर रोक दिया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया जाएगा। इमरजेंसी की बात करें तो यहाँ पर ट्रक्स को इस अगेन जो इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ को ला रहे हैं उनके अलावा सभी को रोक दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाएगा, ऑड इवन स्कीम लगा दी जाएगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है व्हेन इज़ अ मनी बिल नॉट वन। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर DY चंद्रचूड़ ने अनाउंस किया है कि एक 7 जजों की बेंच को यहाँ पर बिठाया जाए जो कि असेस करेगी बहुत सारी पिटीशन को जिनके अंदर चैलेंज किया गया है कि गवर्नमेंट मनी बिल का सहारा लेकर बहुत सारे लेजिस्लेशन को यहाँ वहाँ तोड़ मरोड़ रही है। दैट मीन्स आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर यहाँ पर क्वेश्चन लगाया गया है। कारण क्यों, देखिए रिसेंटली CJI चंद्रचूड़ ने यहाँ पर एक प्ली को हेयर कर रहे हैं जिसके अंदर जो अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं ये चेंजेस थ्रू द मनी बिल जिसके अंदर इसको चैलेंज किया गया है। ओके, चलिए बात अगर हम करें कि 7 जजेस की बेंचेस बनाई गई हैं, क्या इसके पहले भी ऐसी कोई चीज़ हो चुकी है? जी हाँ, आधार केस के कारण ये पूरी की पूरी चीज़ चर्चा में आई थी जब आधार की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे मनी बिल के अंदर इसे प्रेजेंट किया गया था। 2018 में जब ये कंडीशन आई थी तब 4:1 की मेजॉरिटी से हालांकि वर्डिक्ट पास हो गया था, फेवर चला गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ वो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। उनका बोलना था कि आधार एक्ट को मनी बिल के थ्रू लाना बहुत गलत है, ये फ्रॉडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं गलत है जो किया जा रहा है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो मनी बिल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, क्या डिफरेंट आर्टिकल हैं और किसका संबंध क्या देखने के लिए मिलेगा। चलिए, आर्टिकल 110 की अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है मनी बिल के बारे में। देखिए, मनी बिल एक टाइप ऑफ लेजिस्लेशन है जो कि रिलेट करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच इज़ मेन फंड फॉर द गवर्नमेंट। दे आर टिपिकली रिलेटेड टू द फाइनेंस मैटर, जैसे हम बात कर सकते हैं टैक्सेशन की, पब्लिक एक्सपेंडिचर की, पब्लिक डेट एक्सेट्रा की। आर्टिकल 1101 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है मनी बिल के बारे में, ओके, कि ये किन मैटर से डील करेगा। वहीं अगर हम बात करें तो इसको केवल और केवल आप देखिए इसे सिर्फ और सिर्फ इसे केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट टू ऑफ ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दैट मीन्स यहाँ पर राज्यसभा के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही कोई मनी बिल यहाँ पर रखा जाएगा, सो आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 बात करता है दैट डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि क्या ये बिल क्वालिफाई करता है मनी बिल होने के लिए या फिर नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का जो केस हुआ था यहाँ पर असर्ट किया था कि
स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशरी स्क्रूटनी के लिए जाना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो जैसे ही मनी बिल यहाँ पर पास हो जाता है लोकसभा में, इसको राज्यसभा के पास कंसीडरेशन के लिए बस भेजते हैं। देखिए ऐसे केस में राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर है विद रिगार्ड दी मनी बिल। दे कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द बिल, और यहाँ पर जो इनके रिकमेंडेशन है उसे मानना या ना मानना लोकसभा के पास है। राज्यसभा की अगर बात करें तो इनके पास 14 दिन का समय होता है कि ये बिल को यहाँ पर रिटर्न करे लोकसभा में, ठीक है। विद और विदाउट रिकमेंडेशन यहाँ पर क्या किया जा सकता है, लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। लोकसभा में यहाँ डिसाइड किया जाएगा वेदर दे आर एक्सेप्टिंग इट और रिजेक्टिंग इट। हालांकि इफ द लोकसभा एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज इन द मॉडिफाइड फॉर्म, एंड इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन देन द बिल हैव टू पास्ड बाय both the houses in the form originally passed by the Lok Sabha only without any change. Now you understand कि किस तरीके से राज्यसभा के पास यहाँ पर कोई पावर नहीं है। But in the case राज्यसभा does not return the bill to the Lok Sabha within 14 days, what will happen? बिल को यहाँ पर पास मान लिया जाएगा बाय दी बोथ द हाउस इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनली पास्ड बाय दी लोकसभा। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जब बात आती है मनी बिल की तो लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा पावर हो जाते हैं, और इसी वजह से माना जाता है कि बहुत सारे केसेस में इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हमें देखने मिली थी आधार बिल के समय ही। ओके, सो आप याद रखेंगे दो बहुत बड़े डिफरेंस, जब हम मनी बिल की बात कर रहे हैं तब हम आर्टिकल 110 की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम फाइनेंस बिल की बात करते हैं हम 117 की बात करते हैं। फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल देखने मिल जाएंगे। फाइनेंस बिल की बात करें तो कंपनीज अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग रेगुलेशन बिल जैसे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर्स ऑन योर नोटबुक, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button. Do like us, do share and download our application for more such updates. Thank you and see you tomorrow.